नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कंपनी लॉ की यूनिट 1 को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके कंपनी लॉ की पहली यूनिट को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम उन तमाम टॉपिक्स को अलोंग विद द क्वेश्चंस को काफी डिटेल में जाकर के डिकोड करेंगे, जिनके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना और चांसेस बहुत ज्यादा रहने वाली है। आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, रेगुलर एसओएल एनसी वेब, आप सभी तमाम कैटेगरी के लिए आज का ये वीडियो लेक्चर, आज का ये सेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल, अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं एग्जैक्टली हमारा पहला टॉपिक क्या रहेगा। देखिए, पहला टॉपिक, क्योंकि आपको कंपनी लॉ को पढ़ना है, तो हर साल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर पहली यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भाई साहब कंपनी को डिफाइन करना है, कंपनी की फीचर्स को डिफाइन करना है, कंपनी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिफाइन करना है। तो आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत हम लोग कंपनी से ही करने वाले हैं। अब आप सभी ने पढ़ा होगा कंपनी का मतलब क्या होता है। कंपनी अपने आप में एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। वैसे अपने आप में कंपनी ना आपका एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको या तो इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं, जिसको या तो ग्रुप्स क्रिएट करता है, या तो ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं किसी बिजनेस बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए। समझ में आया? यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, सर जब जब आप लोग कंपनी की बात करेंगे ना, तो आप लोग क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कहेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको क्रिएट कौन करता है? सर आपके इंडिविजुअल क्रिएट कर सकते हैं, सर आपके ग्रुप्स के ग्रुप लोगों का ग्रुप क्रिएट कर सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए वो क्या कहलाता है? सर आपका कंपनी कहलाता है। कंपनी अपने आप में आपका एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है। आप सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात आप सभी को समझनी है। सर जब भी आप लोग पर्सन की बात करते हैं ना, तो पर्सन अपने आप में दो होते हैं। एक तो आपका नेचुरल पर्सन होता है, ठीक है, ये आपका नेचुरल पर्सन हो गया। एक आपका क्या होता है? सर आपका आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब यहाँ पे समझिएगा, आर्टिफिशियल पर्सन का क्या मतलब होता है और नेचुरल पर्सन का क्या मतलब होता है। नेचुरल पर्सन मतलब एक इंडिविजुअल जिसको नेचुरल तरीके से बर्थ किया गया है, जिसका जन्म प्राकृतिक तरीके से हुआ है, उसको आप लोग क्या कहते हैं? नेचुरल कहते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल का मतलब है वो आपका पर्सन नहीं है, लेकिन उसको हम लोग मान के चलते हैं कि भाई साहब वो आपका पर्सन है। आर्टिफिशियली यानी कि हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको कंसीडर करके चलते हैं कि भाई साहब वो क्या रहेगा? पर्सन की कैटेगरी में रहेगा। उसको आप लोग क्या कहते हैं? सर आपका आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। माने जो आपका बेसिकली जो आपका नेचुरल तरीके से बर्थ नहीं लेता है, वो क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल पर्सन कहलाता है। और आर्टिफिशियल पर्सन को बेसिकली कौन क्रिएट करता है? सर लॉ क्रिएट करता है, कानून क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपका जो कंपनी रहता है ना, कंपनी अपने आप में बेसिकली एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन रहता है। इस चीज को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन में बैठा करके चलना है, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर हुआ कि सर जो आपका कंपनी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको कोई भी इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है, या इंडिविजुअल का ग्रुप्स क्रिएट कर सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के किसी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए किसी भी कंपनी को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप में क्या होता है? एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होता है, जिसका खुद का एग्जिस्टेंस है ना, उसके ओनर से अलग होता है। अब ओनर के अंदर बेसिकली शेयर होल्डर आ जाते हैं, या जो आपका मैनेजर है वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो ओनर्स का बेसिकली एंटिटी से एक तरीके से जो वजूद है, एग्जिस्टेंस है, वो सेपरेट होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकी अपनी कंपनी की अपनी क्या होती है? एक डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि कंपनी अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी रखती है, तो कंपनी अपने हिसाब से ना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा सकती है, कोई भी एसेट को ओन कर सकती है, किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को खरीद सकती है, कंपनी किसी के ऊपर केस कर सकती है, कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है, कंपनी के नाम पे केस किया जा सकता है, एंड कंडक्ट कर सकती है कोई भी बिजनेस एक्टिविटी। ये क्या होता है? सर आपका कंपनी होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? सर फॉर्म ऑफ द कंपनी इंक्लूड करके चलता है, जैसे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, जैसे आपका पार्टनरशिप हो गया, जैसे आपका कोऑपरेशन हो गया। इसके अलावा आप लोग कह सकते हो
ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो ऑपरेट होती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर और अलग अलग सेक्टर के अंदर। ये मैं अभी आपको काफी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बुनियादी तौर पे आपको क्या समझ में आया? सर, कंपनी अपने आप में एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को इंडिविजुअल क्रिएट कर सकता है, इंडिविजुअल का ग्रुप क्रिएट कर सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकती है किसी भी बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। और अपने आप में इसको माना जाता है एक सेपरेट आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या माना जाता है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना जाता है, जिसकी अपनी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है उसके ओनर से, उसके शेयर होल्डर से। क्लियर है? अब ये अपने हिसाब से एसेट को भी खरीद सकती है, प्रॉपर्टी खरीद सकती है, किसी को शू किया जा सकता है, कंपनी के नाम पे केस किया जा सकता है। ये तमाम चीजें किसी भी कंपनी के साथ की जा सकती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कोई भी जो कंपनी होता है ना, वो कंपनी आपका इनकॉर्पोरेट होता है। ध्यान से समझना क्या होता है, आपका इनकॉर्पोरेटेड होता है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये इनकॉर्पोरेटेड का क्या मतलब होता है, ये क्या बला है? तो इसका मतलब होता है जस्ट वो कंपनी आपका रजिस्टर्ड है। क्या है सर? आपका रजिस्टर्ड है। किसके अंडर रजिस्टर्ड रहता है? सर आपका एक एक्ट होता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ये आपको याद रखना है, आपका एक एक्ट है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सर आपका कंपनीज एक्ट 2013। तो जितनी भी कंपनी आप लोग बनाते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, सबका रजिस्ट्रेशन आपको कहां से मिलता है? सर कंपनीज एक्ट 2013 से मिलता है। तो समझा क्या? तो ये आपका क्या हो गया? सर कंपनी हो गया। क्लियर है? कंपनी की डेफिनेशन हो गया। उम्मीद करता हूं कंपनी की डेफिनेशन आपको क्लियर रही होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंपनी फॉर्म ऑफ ए बिजनेस इज रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। सेम बात लिखी है, एंड इट इज डिफाइंड अंडर द सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपनीज एक्ट की बात करते हैं तो कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आप लोग बात करेंगे तो जो सेक्शन 2 है ना, और सेक्शन 2 का भी सबसेक्शन जो 20 रहेगा, उसके अंदर आपको किसकी डेफिनेशन मिल जाएगी? सर वहां पर हमें डेफिनेशन ऑफ कंपनी मिल जाएगी। किसकी डेफिनेशन मिल जाएगी? सर डेफिनेशन ऑफ कंपनी मिल जाएगी। इस बात को आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके रखना। अब देखिएगा, कुछ ऐसी कंपनीज है जो लेटेस्ट जो आपका कंपनीज एक्ट है 2013 के अंदर रजिस्टर होती है। इससे पहले भी काफी बार आपका बेसिकली कंपनीज एक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर आया, अगर उसके अंदर भी रजिस्टर है तो भी वो आपका वैलिड कंपनी माना जाएगा। ठीक है? तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो कंपनी को समझने में आपकी काफी हद तक मदद करती है, और ऐसा मेरा मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि आपको कंपनी का डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब जब आप कंपनी की डेफिनेशन एक बार क्लियर कर लेते हैं तो आपको समझना क्या है? सर फीचर्स क्या रहते हैं। फीचर्स का मतलब आप लोग कई बार पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है सर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे, चाहे आपसे पूछे कि भाई साहब आप लोगों को बताना है कंपनी के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो ये तमाम चीजों का मीनिंग इनडायरेक्ट वे में क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो आपको इन तमाम पॉइंट्स को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग क्या एक्सप्लेन करेंगे? सर कंपनी जो होती है ना, उसका अपना क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब है? जो कंपनी है और जो ओनर है। यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपने क्या लिखा है? भाई साहब ये आपका कंपनी है, ठीक है? अब ये क्या है? आपका कंपनी है, ऑब्वियस सी बात है, और ये उसका ओनर है। ओनर के अंदर आपके शेयर होल्डर वगैरह सब आ जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में समझेंगे, तो इस कंपनी को चलाने में किसका हाथ होता है? सर ओनर का होता है, या फिर आप लोग यहाँ पे कह सकते हैं जो आपका मैनेजमेंट है उसका हाथ होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में कंपनी के अंदर जो भी हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? सर ओनर है। जो आपका पैसा जाएगा किसके पास जाएगा? सर ओनर के पास जाएगा। यहाँ पे जो प्रॉफिट जनरेट होता है उसको कौन बेसिकली इंजॉय करता है? सर आपका ओनर इंजॉय करता है। लेकिन अगर आप लोग लॉ की बात करेंगे, अगर आप लोग कानून की बात करेंगे, तो कानून क्या कहेगा? भाई साहब कंपनी एक अलग आइटम है, एक अलग एंटिटी है, और आपका जो ओनर है ना वो आपका अलग एंटिटी है। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। अगर कंपनी के नाम पे कोई भी बेसिकली अनएथिकल इलीगल एक्टिविटी होती है तो कंपनी के नाम पे ही होगी, वो बेसिकली आपके ओनर से जुदा जुदा रहेगी, यानी कि ओनर का कुछ लेना देना नहीं है कंपनी से। ये ऐसा लो मानता है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में असल में ओनर ही है, मैनेजमेंट ही है जो कंपनी को चलाते हैं। तो ये आपका पहला फीचर रहेगा, एडवांटेजेस रहेगा कि भाई साहब यहाँ पे इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ठीक है? अगर आप लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ना, तो यहाँ पे जो जो बातें मैंने लिखी हुई है ना, जो आपको बोली हुई है, वो तमाम बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है? अब यहाँ पे जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर ये आपका सेपरेट लीगल एंटिटी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा सकता है, ये आपकी प्रॉपर्टी को, एसेट्स को खरीद सकता है, किसी को भी बेसिकली किसी के ऊपर केस कर सकता है, या कंपनी के ऊपर केस किया जा सकता है। तमाम बातें आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। पीपीटी के अंदर मैंने तमाम चीजों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जो जो मैं बातें बोल रहा हूँ एक बार इनको गो थ्रू करेंगे तो आप लोग पाएंगे सेम बातें सेम
रहने वाली है, ठीक है। जो मैंने बोला वही सब बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इससे आपको क्लैरिटी होगा। काफी बच्चे कहेंगे कि सर इसको लिखना कैसे है, तो इसी पीपीटी के अंदर मिल जाएगा। अब फिर से आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इस पीपीटी को या फिर इस पीडीएफ को हमें डाउनलोड कैसे करना है, तो छोटा सा प्रोसेस रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है ना, तो सर छोटा सा प्रोसेस क्या है, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। क्या कमेंट करना है, सर पीडीएफ चाहिए। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को हाइप जरूर करना है, अच्छा खासा हाइप कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन इंक्रीज हो और ऐसा ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आप सभी के लिए और बेहतर तरीके से और जल्दी से जल्दी बना पाऊं, ठीक है। साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब आपको या तो पीडीएफ और टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जैसा भी हमें सहूलियत रहेगा हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, या जो आप लोग कमेंट करेंगे ना, उसके रिप्लाई सेक्शन के अंदर मैं आपका डाउनलोडेबल लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये मत कहिएगा कि भाई साहब हमें बेसिकली स्क्रीनशॉट लेना है, अब वो सारी चीजें आप लोगों को अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे आपको सब फ्री मिलता है, चाहे आप लोग किसी भी चैनल पे चले जाइएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आई होप कि क्लियर रहा होगा। सेकंड पॉइंट पर चर्चा करते हैं, दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी। ध्यान रखिएगा, लायबिलिटी दो तरीके की होती है, आप सभी ने पढ़ा होगा। एक क्या होता है, आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है सर, आपका लिमिटेड लायबिलिटी होता है। सर लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी के बीच में फर्क क्या होता है, देखिए जहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है ना, तो बिजनेस के नाम पे जो भी आपका फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, बिजनेस के नाम पे जो भी कर्ज है, बिजनेस के नाम पे जो भी डेप्ट है ना, वो सब चुकाने के लिए ओनर को अपने एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं। किस केस में, अगर आपका लायबिलिटी कैसा रहता है, अनलिमिटेड रहता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, जैसे अगर आप लोग बात करते हैं पार्टनरशिप की, ये कुछ ऐसे मोड ऑफ बिजनेसेस हैं जहां पे आपकी लायबिलिटी कैसी रहती है सर, अनलिमिटेड रहती है। तो जो आपके बिजनेस का या आपकी फर्म का जो कर्ज उतारने के लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं। लेकिन जहां पे लिमिटेड लायबिलिटी होता है ना, वहां पे आपके जो बेसिकली शेयर होल्डर्स है, ओनर्स हैं, वो सेफ जोन में रहते हैं, उनके एसेट सेफ जोन में रहते हैं। कंपनी के कर्ज के लिए उनके जो एसेट्स हैं या उनकी इंडिविजुअल जो इनकम है, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आती है। एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं यहाँ पे शेयर होल्डर को ये सील्ड करने का काम करता है, दैट इज द लिमिटेड लायबिलिटी। और कंपनी के पास क्या होता है सर, आपका लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, दैट इज द प्रेप्टुअल सक्सेशन। प्रेप्टुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है ना, वो कंटिन्यू रहेगी। यानी कि आप लोग कह सकते हो सर, जो आपका कंपनी का एग्जिस्टेंस है वो कैसा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। कैसा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओनर। ओनर चाहे रहे, रिटायर हो जाए, मर जावे, कुछ भी हो जावे, ओनर आएगा, दूसरा आ जाएगा, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो कंपनी का एग्जिस्टेंस है ना, वो कंटिन्यू रहेगा। कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी। क्लियर है, ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, प्रेप्टुअल सक्सेशन कहलाएगा। और इसका सेम एक्सप्लेनेशन, जैसे ये तो लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है सर, आपका प्रेप्टुअल सक्सेशन है। इसको मैंने यहाँ पे बता दिया है कि कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, लाइफ ऑफ इट्स मेंबर के ऊपर, ठीक है। अब इसको आपको कैसे से लिखना है, किस तरीके से लिखना है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको समझा चुका हूं। इज इट क्लियर? तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, प्रेप्टुअल सक्सेशन वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि भाई साहब आर्टिफिशियल पर्सन है, ये कंपनी क्या है, अपने आप में आर्टिफिशियल पर्सन है। अब आर्टिफिशियल पर्सन और मैंने बताया नेचुरल पर्सन। अच्छा एक आप लोग मेरे को बात बताओ, नेचुरल पर्सन का कैसे मानेंगे कि एक डॉक्यूमेंट के ऊपर उसका अनुमति है, तो क्या करेगा, जो भी आपका इलिटरेट पर्सन होता है वो अंगूठा लगा देगा, थंब का इंप्रेशन दे देता है। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना सिग्नेचर लगाते, क्या लगाते हैं, सिग्नेचर लगाते हैं। जिस भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दिया, लीगली ये माना जाता है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर उसका एसेंट है, ठीक है। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते हैं, क्योंकि ये आपका केवल लॉ क्रिएट करता है, तो कैसे माना जाए कि भाई साहब उसका बेसिकली एक डॉक्यूमेंट के अंदर बेसिकली क्या रहता है, एसेंट रहता है। तो इसके लिए पहले होता था, अब ये ऑप्शनल कर दिया है कि भाई साहब उसके पास क्या होगा, एक कॉमन सील होगा। क्या होगा, कॉमन सील होगा। जिस भी कागज के ऊपर, जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपका कॉमन सील लग गया ना, ये मान के चलेंगे कि उस कंपनी के अंदर है ना, उस कंपनी का उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई बातों के अंदर उसका अनुमति है, ठीक है। तो यानी कि कंपनी के पास एक कॉमन सील होता है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा एक पॉइंट होता है, छठा पॉइंट है सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। याद रखिएगा, ओनरशिप और मैनेजमेंट के बीच में यहाँ पे क्या होता है, सेपरेशन होता है। और याद रखिएगा
आपका 7वां पॉइंट क्या रहेगा? कंप्लायंसेस एंड द रेगुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, जो आपके नीति नियम सिद्धांत है, लॉज के साथ आपको यहाँ पे कंप्लायंसेस के साथ और रेगुलेशन के साथ एक तरीके से कोऑर्डिनेशन में आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। तो दीज आर द वेरी बेसिक फीचर्स जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी। करीब करीब 7 पॉइंट हम लोगों ने पढ़े हैं। सातों पॉइंट का एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देवियों और सज्जनों, सारी बातों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बार गो थ्रो जरूर कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है और डेफिनेटली इसके अंदर आप लोग फोड़ के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो किससे जुड़ी हुई थी सर? आपकी कंपनी से जुड़ी हुई थी, कंपनी की फीचर से जुड़ी हुई थी। अब आपको क्या करना है सर? आपको बेसिकली की एडवांटेजेस ऑफ द कंपनी या एडवांटेजेस ऑफ द कंपनी को एक्सप्लेन करना है। क्या एक्सप्लेन करना है सर? कंपनी के क्या क्या एडवांटेजेस होती है। अब ध्यान दीजिएगा, कंपनी के एडवांटेजेस के अंदर कुछ कुछ बेसिकली वही पॉइंट होते हैं जो हमने पढ़े हुए हैं। जैसे आपका बेसिकली एक तो लिमिटेड लायबिलिटी होता है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक्सेस टू कैपिटल होता है। इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। कोई भी कंपनी है ना, कंपनी के अंदर क्या होता है, जस्ट ए मिनट, आपका एक्सेस टू कैपिटल होता है। तो ये आपका क्या हो गया सर? आपका कंपनी हो गया है, ठीक है ना। कंपनी के अंदर भी मैं किसकी बात कर रहा हूँ सर? आपकी पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो जो भी आपका पब्लिक कंपनी होता है ना, वो क्या कर सकती है? पब्लिक को अपने शेयर ऑफर कर सकती है और शेयर के बदले में उसको क्या मिलेगा सर? पैसा मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा सर? उसको पैसा मिलेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे कंपनी के पास एक्सेस टू कैपिटल होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रेप्टुअल सक्सेशन या प्रेप्टुअल एग्जिस्टेंस होता है। अच्छा, आपका सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझना, एक आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है। आप सभी ने अपने क्लास 12 के दरमियान पढ़ा होगा। तो आपका क्या होता है? एक आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। एक आपका मिड लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। आप लोग क्या कहेंगे? मिड लेवल मैनेजमेंट होता है। एक आपका लो लेवल मैनेजमेंट होता है, ठीक है। बॉटम लेवल मैनेजमेंट बोलते हो या फिर आप लोग इसको लो लेवल बोलते हो, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे? ये क्या होता है? आपका लो लेवल, ग्राउंड लेवल, या आप लोग क्या कहेंगे? ग्राउंड लेवल, ये जो आपका मैनेजमेंट होता है। असल में क्या होता है? टॉप लेवल कोई भी बेसिकली एक डिसीजन लेता है और डिसीजन आपका नीचे तक फॉलो किया जाता है। दैट्स व्हाई इसको आप लोग बोलते हो, ये क्या है सर? आपका सेंट्रलाइज्ड डिसीजन है। क्या है सर? आपका ये सेंट्रलाइज्ड डिसीजन है। इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये भी होता है कि ट्रांसफियरेबिलिटी ऑफ द ओनरशिप। स्पेसिफिकली दो तरीके की कंपनी है, एक आपकी प्राइवेट लिमिटेड होती है, एक आपकी जस्ट लिमिटेड होती है, जिसको आप लोग पब्लिक कंपनी कहते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स को आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी के अंदर इसको बेसिकली रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा एक आपका ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन होता है, टैक्स एडवांटेजेस होते हैं, माने आपको बतेरे फायदे टैक्स के अंदर कानूनी तौर पे दिए जाते हैं। अब ये सारे पॉइंट एग्जैक्टली और थोड़ा अच्छे से बेटर प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखे हुए मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं तमाम चीजों को। एक बार पढ़ेंगे तो क्लैरिटी होगा, क्लैरिटी होगा तो एग्जामिनेशन के अंदर आप लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से लिख के आ सकते हैं। समझा मैंने सारे दिए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पे छोड़ दिया हो जो आपको समझ में ना आया हो। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको एक क्लैरिटी मिला होगा, आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि ये पूरा का पूरा मामला क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको आप लोग बोलते हो कॉर्पोरेट विल। क्या बोलते हो? कॉर्पोरेट विल बोलते हो, कॉर्पोरेट विल बोलते हो। विल का मतलब क्या होता है? पर्दा। आप सभी ने सुना होगा ना पर्दे के बारे में, तो ये पर्दा ही क्या होता है? विल होता है। कॉर्पोरेट विल का मतलब क्या होता है? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा जो आपका कंपनी है ना, कंपनी अपने आप में सेपरेट लीगल एंटिटी होता है फ्रॉम इट्स ओनर। समझ में आया? तो ये जो आपका सिंबॉलिक रिप्रेजेंट या सिंबॉलिक जो आपका बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसी को आप लोग कॉर्पोरेट विल बोलते हो। माने कंपनी अपने आप में ओनर से अलग होती है, ये जो सेपरेशन है यही क्या कहलाता है? ये आपका कॉर्पोरेट विल कहलाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट वे में भाई साहब होता क्या है? इनडायरेक्ट वे में होता ये है, जस्ट ए मिनट, कि कंपनी को चलाता ओनर है या फिर शेयर होल्डर उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसाइड करते हैं। तो कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर मान लीजिए कोई भी आपका अनएथिकल चीज हुआ, ठीक है, कोई भी क्या हुआ? अनएथिकल एक्टिविटी हुआ या फिर आप लोग कह दीजिए आपका रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी हुआ, ठीक है। तो आपका कुछ भी रॉन्ग डूइंग हुआ है या तो अनएथिकल हुआ है, तो इनडायरेक्ट वे में उसके पीछे जिम्मेदार कौन होता है? आपका ओनर होता है। लेकिन लॉ का रूप होल क्या है कि लॉ ये कहता है कि भाई साहब कंपनी अलग
है, ओनर अलग है। इस तरीके की सिचुएशन के अंदर, किसी भी फ्रॉड की सिचुएशन के अंदर ना लोग क्या करता है भाई साहब, वो पर्दा हटाता है, पर्दा हटा करके देखता है कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर कांड के पीछे ना जिम्मेदार कौन है, उस व्यक्ति के ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और कानून के अंदर जो भी प्रावधान है ना उसके अकॉर्डिंग उसको बेसिकली पनिश किया जाता है। इसको आप लोग कहते हो लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल, माने ये पर्दा हटा दो, समझ में आया ना। तो ये क्या होता है, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट विल होता है। यही बात मैंने आपकी यहाँ पे लिखी हुई है और हर साल यहाँ से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 101% डेफिनेटली देखने को मिलता है। तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज 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 अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर इसको गांठ बांध करके जाइएगा, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ेंगे सर। अगर आप लोग कॉर्पोरेट विल की बात करते हैं, इट्स लाइक ए इमेजिनरी वॉल। ये क्या होता है, इमेजिनरी वॉल होता है जो सेपरेट करता है किसी भी कंपनी को इसके ओनर से या इसके कंट्रोलर से, समझ में है। यानी कि ओनर और कंट्रोलर एक साइड में है, आपका बेसिकली कंपनी एक साइड में है। ये जो आपका सेपरेशन है, ये जो आपका बेसिकली एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल वॉल है, इसको आप लोग कॉर्पोरेट वेल कहते हो। और यहाँ पे मेन बेनिफिट क्या होता है, ध्यान से समझना। यहाँ पे मेन बेनिफिट होता है किसी भी कंपनी को फॉर्म करने का कि ये बिकम ए सेपरेट लीगल पर्सन विद द लिमिटेड लायबिलिटी। ये मैं बता चुका हूँ, ये क्या बन जाएगा सर, सेपरेट लीगल पर्सन बन जाएगा लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। बट इन रियल लाइफ द पर्सन हु स्टार्ट एंड रन द कंपनी, लेकिन रियल लाइफ के अंदर जिस भी पर्सन ने, जो प्रमोटर होता है, जिसने कंपनी को स्टार्ट किया है और जो कंपनी को रन करता है, आर द वन डूइंग द एक्चुअल बिजनेस एंड एंजॉय द प्रॉफिट। ये वही व्यक्ति है जो बिजनेस करता है, प्रॉफिट का मजा लेता है। सो ऑल्दो द लॉ ट्रीट द कंपनी एज ए सेपरेट पर्सन, इन रियलिटी इट इज जस्ट ए ग्रुप ऑफ द पीपल वर्किंग टुगेदर। असल में क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं एंड दे बेनिफिट फ्रॉम द कंपनी सेपरेट आइडेंटिटी। और कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी के नाम पे वो क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं। गिविंग ए कंपनी ए लीगल पर्सनैलिटी इज ए स्पेशल राइट और ए प्रिविलेजेस गिवन बाय द लॉ। तो याद रखिएगा, ये अपने आप में एक स्पेशल राइट बनता है या फिर आप लोग कह सकते हैं प्रिविलेजेस है, ठीक है ना। क्या कि आपका जो कंपनी है वो अलग होएगा, ओनर अलग होएगा। तो ये आपका क्या कहलाता है सर, आपका कॉर्पोरेट विल कहलाता है। लेकिन 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 कुछ समय कभी कभी ऐसा होता है, पीपल में हाइड बिहाइंड द कंपनी, कंपनी के पीछे लुक करके ना लोग, जिसको आप लोग कॉर्पोरेट विल कहते हैं, पर्दे के पीछे लुक करके क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं या इलीगल एक्टिविटी करते हैं। सिंस कंपनी क्या है, आपकी आर्टिफिशियल पर्सन है, या अपने हिसाब से कोई भी फ्रॉड कमिट नहीं कर सकती है, तो कोर्ट क्या करेगा सर, रिमूव करेगा आपके कॉर्पोरेट विल को टू फाइंड आउट हु इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग डूइंग, ठीक है। यानी कि असल में ये पूरा घपलेबाज कौन है, फिर उसको बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करके ना बेसिकली पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है सर, ये आपका लिफ्टिंग अप कॉर्पोरेट विल कहलाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका डेफिनेशन क्या है, लिफ्टिंग अप ऑफ ए कॉर्पोरेट विल। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये पर्दा हटाया कब जाता, कोई भी रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी करता है, अनएथिकल एक्टिविटी करता है, इलीगल एक्टिविटी करता है, कोई भी स्पैम करता है, कोई भी फ्रॉड करता है, कोई भी टैक्स एविएशन करता है, ये तमाम ऐसे हालात हैं, ये तमाम ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर कोर्ट अपने स्पेशल राइट का इस्तेमाल करके पर्दा हटा करके चेक कर सकता है कि असली घपलेबाज कौन है और उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने, पूछा जाता है कि भाई साहब किन किन सिचुएशन के अंदर कॉर्पोरेट विल को लिफ्टिंग अप किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक पड़ाव यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया है माय डियर फ्रेंड्स। कुछ कुछ बुनियादी बातों जो दो तीन पॉइंट थे उनको हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर रही होंगी। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेसेस को समझेंगे। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या है, पब्लिक लिमिटेड क्या है, ठीक है ना। उसके अलावा आपका 1% कंपनी क्या, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसको आप लोग कह सकते हैं सर पीपीओ। पीपीओ से सवाल आता ही आता है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी, और एग्जैक्टली इनको कैसे कन्वर्ट किया जाता है, प्राइवेट से पब्लिक कैसे किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है। इस मुद्दे पर हम लोग काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के चर्चा करेंगे। 30 सेकंड का ब्रेक लेते हैं, पानी पी लेता हूं, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ेंगे आपका नया टॉपिक सर, द कंपनी कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन द वेरियस पैरामीटर्स, या कंपनी नहीं कहेंगे, अब आप यहाँ पे कह सकते हो फॉर्म ऑफ बिजनेस, ठीक है।
तो हमारे पास अलग अलग फॉर्म ऑफ बिजनेसेस एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेसेस है ना, ये अलग अलग पैरामीटर पे पढ़े जाते हैं। जैसे ओनरशिप स्ट्रक्चर के ऊपर अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, लायबिलिटी के बेस पे अलग अलग आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन के बेस पे अलग क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, कंट्रोल के बेस पे अलग क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, लीगल फॉर्मेशन के बेस पे अलग क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा, मेंबरशिप के बेस पे, इसके अलावा साइज के बेस पे और इसके अलावा पर्पज के बेस पे आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम लोग वन बाय वन करके सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, बेस्ड ऑन द ओनरशिप स्ट्रक्चर। ओनरशिप स्ट्रक्चर के बिहा पे यहाँ पे क्या कुछ क्लासिफिकेशन रहता है, ध्यान दीजिएगा। ओनरशिप स्ट्रक्चर के बिहा पे हम लोग 5 पार्ट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे सर, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे। सेकंड पे आप लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर, पार्टनरशिप पढ़ेंगे। और थर्ड पे आप लोग क्या पढ़ेंगे सर, आपका जॉइंट वेंचर आप लोग पढ़ेंगे। और फोर्थ पे आप लोग क्या पढ़ने, कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ेंगे। और पांचवें नंबर पे क्या रहेगा सर, आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहेगा, ठीक है। तो ये आपके ओनरशिप स्ट्रक्चर के ऊपर आपने एक क्लासिफिकेशन देखा। सर सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, हिंदुस्तान के अंदर अगर सबसे सिंपलेस्ट और सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर कोई फॉर्म ऑफ बिजनेस है तो वो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। यहाँ पे मालिक से लेकर के मैनेजमेंट से लेकर के हर एक आदमी, केवल एक ही बंदा होता है, वो अपने बिजनेस को एक तरीके से हैंडल करता है। तो ये क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। जस्ट लाइक जितने भी आपके बनिए होते हैं ना, जितने भी बनिए होते हैं, ठीक है, जितने भी दुकानदार हैं वो कहां पर आते हैं सर, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर आते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस जिसको ओन्ड किया जाता है और ऑपरेट किया जाता है बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, कोई एक सिंगल इंडिविजुअल इसको ओन करता है और क्या करता है, ऑपरेट करता है, ये सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाता है। इट इज द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट कॉमन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होता है। अच्छा, इसके केस में आपको मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है, ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, ज्यादा आपको टैक्स वैक्स का चक्कर नहीं है, ज्यादा लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा बिजनेस आपको ये देखने को मिलता है। एंड द ओनर हैज द अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी। याद रखिएगा, ओनर की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर धंधे के ऊपर कर्ज हुआ तो उसको अपने पर्सनल एसेट बेचने पड़ सकते हैं, यानी कि ये आपका क्या रहेगा, अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी फॉर ऑल डेब्ट एंड द ऑब्लिगेशन फॉर द बिजनेस एंड मींस ए पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई द बिजनेस डेब्ट। ये मैं बता चुका हूं, यहाँ पे इसके पर्सनल एसेट्स को बेसिकली यूज किया जा सकता है डेथ को सेटिस्फाई करने के लिए, ठीक है, जो आपका कर्ज है, जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको। तो ये आपका बेसिक कॉमन है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। अब दूसरा क्या है, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो एग्री होते हैं कि भाई साहब इन तमाम टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर हम लोग अपने बिजनेस को रन करेंगे और प्रॉफिट को शेयर करेंगे या लॉस को शेयर करेंगे। वो क्या कहलाता है, वो आपका पार्टनरशिप कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, आपका बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द टू और मोर इंडिविजुअल्स हु शेयर द प्रॉफिट लॉसेस एंड द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आया, प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉस शेयर करेंगे और मैनेजमेंट रिस्पांसिबिलिटी शेयर करेंगे, ठीक है। एंड आगे आप लोग क्या कहेंगे, पार्टनरशिप कैन बी जर्नल, यानी कि जर्नल हो सकता है, वेयर ऑल पार्टनर्स आर इक्वली लायबल और ए लिमिटेड, वेयर द सम पार्टनर्स हैव अ लिमिटेड लायबिलिटी। दिस स्ट्रक्चर अलाउ फॉर द शेयर रिसोर्सेज एंड द एक्सपर्टीज बट आल्सो मींस ए शेयर्ड लायबिलिटी अमंग द पार्टनर्स। कुल मिलाकर के आप लोग ये समझे, अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है। कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं सर, आपके डिसएडवांटेजेस देखने को मिलते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देयर इज ए लिमिटेड कैपिटल, यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल होती है, लिमिटेड स्किल्स होती है। लेकिन जब दो या दो से ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तो कैपिटल शेयर कर सकते हैं, वो अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं, वो अपनी स्किल शेयर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो जो आपको यहाँ पे ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं, उनका सोल्यूशन आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, सॉरी आपका पार्टनरशिप के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। अब इसी तरीके से जो तीसरा रहेगा, ज्वाइंट वेंचर रहेगा। ज्वाइंट वेंचर अपने आप में एक टेम्परेरी बिजनेस अरेंजमेंट होता है बिटवीन द दो और दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में, बिटवीन द टू और मोर देन टू पार्टीज टू अंडरटेक ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और ए बिजनेस एक्टिविटी। समझ में आया, यानी कि एक स्पेशल टास्क है, ठीक है ना, उस स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए एक टेम्परेरी बिजनेस बनाया जाता है। एक बिजनेस मॉडल है, एक वेंचर है, जिसको आप लोग ज्वाइंट वेंचर कहते हैं, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग आते हैं, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं और बाद में जाके
सेपरेट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जॉइंट वेंचर कहलाते हैं। हर एक जो पार्टी है वो कंट्रीब्यूट करती है अपने रिसोर्सेज को, जैसे कैपिटल हो गया, जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, जैसे एक्सपर्टीज हो गया, और शेयर करते हैं रिस्क को और रिवॉर्ड को। ठीक है, अगर फायदा होगा तो नुकसान होगा तो सभी आपस में शेयर करेंगे। और आपका जॉइंट वेंचर आर ऑफन यूज ए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, ठीक है ना। ये किसके लिए यूज किया जाता है सर, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटरिंग ए न्यू मार्केट एंड डिसॉल्व आफ्टर द कंप्लीटेशन, और जैसे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना, तो ये जो आपका जॉइंट वेंचर है उसको क्या कर दिया जाता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा क्लियर हुआ जॉइंट वेंचर क्या होता है। अब यहाँ पे आपका आ गया कोऑपरेटिव सोसाइटी, ए बिजनेस ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है वो आपके एक बिजनेस को ओन करते हैं, ऑपरेट करते हैं म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, वो आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता है। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स कंट्रीब्यूट टू द कैपिटल, मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल के अंदर, एंड शेयर इन द प्रॉफिट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, टिपिकली वन मेंबर वन वोट बेसिस। ठीक है ना, आगे क्या, cooperatives are the common in the agriculture, retail and the housing sector and promoting community welfare and economic democracy। कुछ बेसिक बातें यहाँ पे कोई समझाने वाली बात है नहीं, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपको क्लैरिटी हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। प्राइवेट लिमिटेड को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पब्लिक लिमिटेड क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड क्या होता है, तो हम लोग इसको वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए मैं इसको यहाँ से स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने पढ़ा लायबिलिटी के बेस पे आपका एक अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होता है, एक आपका लायबिलिटेड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होता है सर, जो आपके बिजनेस का जो डेप्थ है ना, वो आपके ओनर को अपने पर्सनल एसेट्स को सेल करके बेसिकली चुकाना पड़ सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर दोनों अलग अलग होते हैं, तो शेयर होल्डर सेफ जोन में होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज कहलाता है, ये आपका लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज कहलाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। लिमिटेड लायबिलिटीज कंपनी के अंदर आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हो गया, इसके अलावा आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हो गया, पीएलसी जिसको कहते हैं, और एक आपका एलएलपी होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये कुछ बेसिक एग्जांपल है जहां पे आप लोगों को लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज का एक एग्जांपल देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो आपका अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर देखने को मिलता है, और जर्नली पार्टनरशिप के अंदर ये वाला मॉड्यूल आपको देखने को मिलता है। तो लायबिलिटी के बेस पे आपके दो तरीके की कंपनीज है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज। ठीक है, तो इसको आप लोगों को एक बार पढ़ लेना है। इसी तरीके से इनकॉर्पोरेशन के बिहाफ पे, सर इनकॉर्पोरेशन अभी तो समझाया था आपको। इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है सर, आपका रजिस्ट्रेशन। क्या होता है आपका रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के बिहाफ पे एग्जैक्टली कंपनीज कितने तरीके की होती हैं, तो यहाँ पे आपको पढ़ना है कुछ 4-5 तरीके की कंपनी है हमारे पास। एक आपका स्टेटरी कंपनी है, एक आपका रजिस्टर्ड कंपनी है, एक आपका सब्सिडरी कंपनी है, एक आपका डोमेस्टिक कंपनी है, एक आपका ग्लोबल कंपनी है। कुल मिलाकर के भाई साहब आपके 3 ये हो गए, और इसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे तो पीछे कितना था, 2 5 कंपनी हो गई है ऑन द बेसिस ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बुनियादी तौर पे आपका स्टेटरी कंपनीज क्या होते हैं, कंपनी क्रिएटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और ए लेजिस्लेटर। याद रखिएगा, पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट या फिर आपके स्टेट लेजिस्लेटर के द्वारा जिस कंपनी को क्रिएट किया जाता है ना, वो आपकी सबसे स्टेटरी कंपनी कहलाती है। जैसे अगर आप लोग पीएनबी बैंक की बात करते हैं, पंजाब ने सॉरी आपका जो आपका क्या बोलते हैं आप लोग इसको, आरबीआई कहते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो किसका एग्जांपल है सर, ये आपका स्टेटरी कंपनी का एग्जांपल है, क्योंकि इसको बनाया गया था, एक आपका आरबीआई एक्ट पास किया गया था। यानी कि जो भी आपका कंपनी बनाया जाएगा किसी स्पेशल पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है उसके द्वारा, तो वो जो कंपनी है वो क्या कहलाता है सर, वो आपका बेसिकली स्टेटरी कंपनी कहलाता है। ठीक है, अगर आप लोग रजिस्टर्ड कंपनी की बात करते हैं, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, वो आपकी रजिस्टर्ड कंपनी कहलाती है। दिस इंक्लूड द प्राइवेट कंपनी, यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड हो गया, पब्लिक लिमिटेड हो गया, इसके अलावा जो आपका 1% कंपनी हो गया, सब किस में आती हैं सर, रजिस्टर्ड कंपनीज के अंदर आती हैं। रजिस्टर्ड कंपनीज आर गवर्न्ड बाय द रूल एंड रेगुलेशन आउटलाइन इन द कंपनीज एक्ट एंड मस्ट कंपाइल विद द जो आपका स्टेटूटरी रिक्वायरमेंट है। यानी कि कुल मिलाकर के आप लोग कह सकते हो भाई साहब, वो जिस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है उसके नीति नियम सिद्धांत को तो मानना ही पड़ेगा, और उसको रेगुलेट भी उसी के हिसाब से किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पेशल एक्ट के थ्रू कंपनी बना तो आपका स्टेटरी कंपनी हो जाएगा। अगर आपका कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन हुआ तो वो आपका रजिस्टर्ड कंपनी हो जाएगा।
इसके अलावा आपके आपका एक होता है सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी का मतलब होता है अ कंपनी कंट्रोल बाय ए होल्डिंग और ए पेरेंट कंपनी, ठीक है ना? एक ऐसी कंपनी जिसको कंट्रोल किया जाता है किसी पेरेंट कंपनी के द्वारा या होल्डिंग कंपनी के द्वारा थ्रू द ओनरशिप ऑफ ए मोर देन 50% ऑफ इट्स वोटिंग स्टॉक। या तो उसके पास बेसिकली क्या होगा, जो भी होल्ड करेगा या कंट्रोल करेगा उसके पास सामने वाली कंपनी के अंदर ना बेसिकली क्या होता है, मोर देन 50% वोटिंग राइट होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक आपका कंपनी ए है, ठीक है, अब एक आपका कंपनी बी है, ठीक है। अब हुआ क्या है, जो आपका बेसिकली इस एक कंपनी का बेसिकली 50% है ना, वो किस में है, बी में है, तो ये इसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। तो जो कंट्रोल करती है वो आपकी होल्डिंग कंपनी होती है, ठीक है। जिसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है ना, जिसको कंट्रोल किया जाता है वो क्या होती है, आपकी सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अच्छा, होल्डिंग कंपनी या तो 50% वोटिंग राइट रखेगी या उसके पास ये पावर होगी कि वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर है या फिर डायरेक्टर को या तो अपॉइंट कर सकती है या रिमूव कर सकती है। मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है, रिमूव कर सकती है। तो वो कंपनी क्या कहलाएगी सर, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। जिस कंपनी के ऊपर इनका कंट्रोल होता है वो आपका सब्सिडरी कंपनी कहलाता है, ठीक है। अब इसके अलावा एक आपका डोमेस्टिक कंपनी होता है जिसको इनलैंड कंपनी कहते हैं। एक ऐसा कंपनी जो विद इन द कंट्री रजिस्टर हुआ हो, जैसे इंडिया की बात करते हैं, जो जो कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होगा ना, वो आपका डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगा, या इसको आप लोग इनलैंड कंपनी के नाम से भी जानते हैं। बाकी आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको काफी हद तक क्लैरिटी होगा। एक होता है आपका मल्टीनेशनल कंपनी जिसको आप लोग एमएनसी कहते हैं। एक ऐसी कंपनी दैट ऑपरेट इन द मल्टीपल कंट्रीज बियॉन्ड इस कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जिस कंट्री में ये इनकॉर्पोरेट हुई है ना, इसके बियॉन्ड जाकर के ये मल्टीपल बेसिकली आपका जो मल्टीपल कंट्रीज है उनके अंदर ऑपरेट करती है, ये क्या कहलाती है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है। सैमसंग हो गया, आप लोग यहाँ पे बेसिकली अपना एप्पल की बात कर सकते हैं, कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो किसके आते हैं, एमएनसी के आते हैं, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल क्या रहेगा, ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी माने जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है जो कंपनी ना, वो क्या कहलाती है, वो आपका ग्लोबल कंपनी कहलाती है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी बेसिक पॉइंट, इसको बाहर फेंक दे, ठीक है ना। ये आपके कुछ बेसिक बेसिक टाइप हैं जिनको आपको पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके जाना है। सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग पढ़ेंगे तो काफी हद तक क्लैरिटी हो जाएगा। और मस्त मक्खन के माफिक मैं रिवीजन करवा रहा हूं, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं छोटी छोटी चीजों को आप सभी के सामने रख पाऊं। अब ये जो सवाल है ना, ये आपका पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का, ये इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरे पूरे चांसेस है। तो प्लीज आप लोग यहाँ पे पूरा का पूरा कंसंट्रेट कीजिएगा कि पब्लिक कंपनी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रेड कर सकती है, कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, और ये क्या कर सकती है, ओवर द काउंटर के ऊपर, ठीक है ना। यानी कि एक ऐसी कंपनी जो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रेड कर सकती है, ट्रांसफर कर सकती है, वो आपका पब्लिक कंपनी कहलाता है। अब जब जो जर्नल पब्लिक है ना, कैन बाय और सेल द शेयर, यानी कि जो जनरल कंपनी है वो शेयर्स को खरीद और बेच सकती है, और वो क्या बन जाती है उस कंपनी के अंदर, सर शेयर होल्डर बन जाती है। एंड उनके पास क्या होता है, एक पार्ट ऑफ द ओनरशिप होता है, ठीक है। अब सबसे जरूरी बात क्या है सर, मिनिमम रिक्वायरमेंट टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। सर से सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, आपको शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कितने चाहिए, सर 7 चाहिए। डायरेक्टर कितने चाहिए, सर 3 चाहिए। और आपका पेड अप शेयर कैपिटल कितना चाहिए, सर 5 लाख चाहिए। समझ में आया, ये आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कितने होने चाहिए, सर 7 होने चाहिए। डायरेक्टर सर 3 होने चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल सर 5 लाख होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, जब जाके आप लोग पब्लिक कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। अगर आप लोग फीचर्स की बात करते हैं तो आप लोग ट्रेड को फ्रीली शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। ओनरशिप डिवाइड होता है अमंग द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर क्लेम कर सकते हैं प्रॉफिट को एंड एसेट्स ऑफ द कंपनीज को। एंड यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट टू द मोर रूल एंड द डिस्क्लोजर एज पर द कंपनीज एक्ट और एसबीआई सीबी रेगुलेशन, ठीक है। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये ऊपर वाली पॉइंट है जिनको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा करके चलना है। बहुत आसान है, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी होने वाला है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप ए पब्लिक कंपनी। और इसका अमाउंट कितना है सर, आपका 5 लाख है। देखिए कैसे चल रहा है, ठीक है।
क्या हो गया ये, ठीक है ना, कितना हो गया सर, 5 लाख हो गया। तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद सफिक्स, सफिक्स का मतलब क्या होता है, इसको अपने नाम के अंत में लिमिटेड लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो पब्लिक कंपनी है ना, उसको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना पड़ता है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड होती है और यहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो ये बुनियादी कुछ बातें हैं जो आपको बताती है एक पब्लिक कंपनी क्या होती है, ठीक है। तो पब्लिक कंपनी को अगर आप लोग एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उसके बाद क्या आता है आपका प्राइवेट कंपनी आता है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और है, जो पब्लिक कंपनी है ना, उसका जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 2 के सबसेक्शन 71 के अंदर दिया गया है, ठीक है। किसके अंदर दिया गया, 71 के अंदर दिया गया है, किसका, पब्लिक कंपनी का एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोग प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 के अंदर आपकी प्राइवेट कंपनी आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ए कंपनी हैविंग द मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड प्रिस्क्राइब्ड एंड हुज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं। अच्छा, एक पब्लिक कंपनी के अंदर एक ये भी होता है, ठीक है ना, मेंबर्स की लिमिट नहीं होती है, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे सर, मेंबर्स की क्या होती है, नो लिमिट होती है। आप लोग क्या कहेंगे, मेंबर्स की क्या होती है, नो लिमिट होती है, माने मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। प्राइवेट कंपनी के अंदर एक तो मेंबर्स की लिमिट होती है अप टू 200 ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्राइवेट कंपनी की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये देखिए, प्राइवेट कंपनी के अंदर मेंबर कितने हो सकते हैं सर, 200 हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम कितने होने चाहिए सर, 2 होने चाहिए। वहां पे कितने थे, 3 होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टर भी आपके मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की बात करें तो मिनिमम कितने हो सकते हैं सर, 2 डायरेक्टर हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं सर, 15 हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। प्रेप्टुअल सक्सेशन दोनों के अंदर होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपका जो अथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव द अथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इनके पास अथोराइज्ड शेयर कैपिटल होना चाहिए। उसका अमाउंट कितना है सर, 1 लाख है। ये बुनियादी फर्क है जो आपको याद रखना है। एंड अमार्मेंट टू द कंपनीज एक्ट, ठीक है, एक आपकी बेसिक बात होगी। अच्छा, नाम के अंदर इनको क्या करना है, पीछे क्या लगाना है सर, प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है, बेसिक सी बात है। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं होती है, क्लियर है। तो यहाँ पर अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कुछ प्रिविलेजेस आपको मिल जाते हैं टैक्सेशन के अंदर, या जो आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है, या जो आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं ना, वहां पर आपको डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको काफी हद तक यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं तो मेंबर आपको 7 चाहिए और डायरेक्टर 3 चाहिए। प्राइवेट कंपनी के अंदर दोनों 2-2 चाहिए। एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर बेसिकली आपको ना केवल एक ही मेंबर की जरूरत होती है, एक ही शेयर होल्डर की जरूरत होती है, एक ही डायरेक्टर की जरूरत होती है, वो बंदा एक ही होता है, उसको आप लोग 1 पर्सन कंपनी कहते हैं। और 1 पर्सन कंपनी के अंदर याद रखिएगा, आपको लिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलती है। यस पीपल, उसके अंदर क्या देखने को मिलेगी, लिमिटेड लायबिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंटर्स, इनको आपको पढ़ना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना, ठीक है। अब ये आपका बेसिकली लिमिटेड बाय द शेयर, लिमिटेड बाय द गारंटी, लिमिटेड बाय द लायबिलिटी, इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। समझाने वाली बात कुछ है नहीं, ठीक है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 1 पर्सन कंपनी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बेसिक बेसिक मोटा मोटा डेफिनेशन है। अगर आप लोग कंपनी जैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी के अंदर, किसके अंदर, पब्लिक कंपनी के अंदर, तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सबसे पहले समझें। आपको आपका जो स्पेशल रेजुलेशन है ईजीएम का, वो उसका एक कॉपी चाहिए, ठीक है। आपके पास मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिवाइज्ड होना चाहिए। आपके पास बोर्ड रेजोल्यूशन होना चाहिए। आपको एप्लीकेशन करना है इन द फॉर्म ऑफ IMC 27। एंड आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पुराने वाला होना चाहिए। आपके पास लिस्ट ऑफ मेंबर एंड डायरेक्टर होना जरूरी है। इसके अलावा रेजुलेशन का जो आपका MZD 14 फॉर्म है, ये आपके पास होना चाहिए। कुल मिलाकर के क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि भाई साहब प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी कन्वर्ट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखिएगा, कंडीशन क्या रहेगी सर, मिनिमम 7 मेंबर या शेयर होल्डर होने जरूरी है, 3 डायरेक्टर होने जरूरी है। आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका पेड अप शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाता है अप टू द 5 लाख, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको जो आपका आरओसी है, जो आपका रजिस्टर ऑफ कंपनी है, उसका अप्रूवल मिलना चाहिए। ये कुछ 5 स्टेप है, ये आपका एक बार पढ़ लेनी है, गो थ्रू कर लेना है कि भाई साहब कितना टाइम होता है, क्या क्या टाइम होता है, क्या क्या चीजों को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। कुल मिलाकर के आपको क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक मैं जल्दी जल्दी निपटा रहा हूँ क्योंकि समय बहुत हो चुका है, ठीक है।
है ना? तो आपको इस चीज़ का क्लैरिटी मेरे हिसाब से हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मैं कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए ओपन रखता हूँ। आप लोग कमेंट के अंदर ज़रूर बताइएगा, अगर कोई डाउट रहा तो नेक्स्ट जो यूनिट मैं आपको करवाऊँगा, अकॉर्डिंगली जो हम लोगों ने 5 डेज़ का प्लान किया था, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्लैरिटी मिला होगा और आपको समझ में आया होगा एग्जैक्टली यूनिट 1 क्या है, कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जिनसे आपके इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर सवाल देखने को मिल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा।